नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। इससे पहले ऑडियो में हमने प्रथम अध्याय का प्रथम खंड किया था, जिसने हमने मिथिला के बारे में, जनक राजा के बारे में, मीनाक्षी के बारे में और उसके पिताजी के बारे में जाना था। और हमने ये भी जाना था कि कैसे मीनाक्षी के पिताजी का जो कठोर स्वभाव था वो उसके मन में यह सोच रखता था कि उसके पिताजी उसे प्रेम नहीं करते हैं। तो ये आगे चल कर के मीनाक्षी और उसके पिताजी के संबंध में क्या हुआ, इसके बारे में हम ये द्वितीय खंड में जानेंगे। पहली बार मीनाक्षी और पिताजी के बीच में एक विस्फोट हुआ जब महल की एक मध्यम आयु की सेविका अदिति पिताजी के पास कुछ लेने आई। अदिति मीनाक्षी से बहुत प्रेम करती थी। जब उसने मीनाक्षी को घर को साफ करते देखा तो उसके विवाह के लिए पिताजी से कहा, तो पिताजी ने सीधे सीधे यह कहकर मना कर दिया कि मीनाक्षी कभी विवाह नहीं करेगी। उसके बाद अदिति वहां से चुपचाप चली जाती है। मीनाक्षी अपने पिता से प्रश्न पूछती है कि वो विवाह क्यों नहीं कर सकती, तो पिताजी बहुत कठोर स्वर से बोलते हैं, तुम बहुत असुंदर हो, तुमसे विवाह कौन करेगा। मीनाक्षी ने एक आघात स्वर में बोला, पिताजी, मैंने अपने आप को कभी सुंदर अथवा असुंदर नहीं समझा। मैं कभी बाहरी सुंदरता को महत्व नहीं दी हूँ, क्योंकि मिथिला में हमें सबको अंदर की सुंदरता के प्रति ध्यान देने के लिए सिखाया गया है। इस बार पिताजी थोड़े कोमल भाव से बोलते हैं, तुम्हारी सुंदरता अपनी जगह पर ठीक है, तुम इसीलिए विवाह नहीं करोगे क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर कोई दुर्भाग्य छा जाएगा। मीनाक्षी ने रोते हुए फिर से इस दुर्भाग्य के बारे में पिताजी से पूछा तो वो पहले की तरह वो आकाश के ओर देखने लगे और बोलने लगे, जीवन में ऐसे कुछ घटनाएं होते हैं जिसे कोई बदल नहीं सकता, न तुम, न मैं और न ही हमारे जनक बाबा। परंतु उन्होंने मुझे धैर्य, त्याग और सहनशीलता की शिक्षा दी है। जीवन में जो कुछ भी मिला उसे स्वीकार करना सीखो। अगर तुम अपना कर्तव्य पूरे लगन के साथ करोगे तो तुम सदा संतुष्ट रहोगे, कंटेंट रहोगे, जैसे मैं हूं। यह सुनकर मीनाक्षी और जोर से रोने लगी। पिताजी ने उसे संवारने के बजाय और भी बोलने लगे कि मेरी बात मानकर तुम विवाह का ख्याल मन से निकाल दो। ये तुम्हारे हित में ही है और ऐसा करके तुम आने वाले दुर्भाग्य से बच सकते हो। इस घटना के बाद मीनाक्षी और उसके पिताजी के बीच एक दूरी आ गई थी। अब वे दोनों आपस में बहुत कम बोलने लगे थे। मीनाक्षी का अपने पिताजी के साथ अपना इस व्यक्तिगत समस्या के होते हुए भी उसके पिताजी महल के एक आदर्श सेवक थे। महल में उनका एक स्वतंत्र स्थान था। सभी सेवक सेविका उन्हें सम्मान देते थे। मीनाक्षी अभी उसके पिताजी के जैसे बनने की चेष्टा कर रही थी। ये उसके लिए बहुत कठिन था। कभी भी अगर उसे किसी काम से कोई असंतुष्टता भी थी तो उस समय पिताजी को देखकर उनकी एक नजर भी उसके लिए काफी होता था। कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड को महल में बहुत महत्व दिया जाता था, जो कि स्वयं बाबा जनक और मां सुनैना के द्वारा स्थापित किया गया था। वे दोनों नौकर चाकर से लेकर उच्च पदाधिकारी तक सबको ही अपने कार्य के लिए कृतज्ञता ज्ञापन करना कभी नहीं भूलते थे। उनके अनुसार छोटे से छोटा काम का भी अपनी जगह एक स्वतंत्र स्थान है। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, पर यह बात मीनाक्षी को इतना समझ में नहीं आता था जितना कि उसके पिताजी को। उसका यह सोचना था कि पिताजी के जैसे कर्तव्यनिष्ठ और सेवानिष्ठ व्यक्ति ही सबसे अधिक योग्य हैं। मीनाक्षी के इस भाव को पिताजी समझ जाते थे। तो उसे एक दिन पिताजी बोलते हैं
तुम्हें जीवन में जो कुछ भी मिला है उसमें संतुष्ट रहना है। हम भाग्यशाली हैं कि हम जनक बाबा की सेवा कर रहे हैं और इसलिए मुझे हृदय से कृतज्ञता है और मैं तुम्हें भी ऐसा करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मीनाक्षी उसमें हाँ भरती है। वो मन में सोचती है कि उसका भी जनक बाबा के प्रति वही भाव है जो उसके पिताजी के हैं, पर वो उनके सामने आने से संकोच करती है। न उसने कभी बाबा जनक से बात की और न आंख उठाकर देखी। बस दूर से ही उनके चेहरे की खुशियों से महल के सभी लोगों के चेहरे को खुशियों से चमकता देखती थी। तो पिताजी और वो भी ऐसे खुश क्यों नहीं रह सकते? ये उसे प्रश्नवाची था। धीरे धीरे जब वो और बड़ी हो रही थी, उसके पिताजी के प्रति दूसरों के सम्मान को प्रशंसा करना आरंभ कर दी थी और महल में उसके पिताजी का सम्मानित स्थान के लिए थोड़ा गर्व भी महसूस कर रही थी। उनके निगरानी में महल के सारे कार्य अनेक सेवक सेविकाओं से सुचारू रूप से होता था। जब कभी कोई बीमार पड़ता था और काम पर नहीं आता था तो वे बिना हिचकिचाकर उस काम को स्वयं कर लेते थे, क्योंकि उनके लिए कोई काम छोटा नहीं था और मीनाक्षी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। फिर भी वो चुप रहती थी। एक बार जब मीनाक्षी 15 साल की थी, उसने पिताजी को महल के फर्श को अपने हाथों से घिसकर साफ करते देखा, क्योंकि इस फर्श घिसने का कार्य जो सेवक करता है वो बीमार होने के कारण उस दिन महल में नहीं आया था। तो पिताजी स्वयं उस काम को कर रहे थे। उनके उम्र और दुर्बल स्वास्थ्य के कारण उनका सांस फूल रहा था। यह देखकर मीनाक्षी को बहुत कष्ट हो रहा था। वो आकर पिताजी को ऐसा न करने के लिए बोलती है, पर पिताजी उसकी सुनते नहीं हैं और उसे अपने कमरे में भेज देते हैं। पिताजी जब कमरे में आते हैं तो मीनाक्षी बोलती है कि पिताजी, आपको ये काम करने की क्या आवश्यकता है? दूसरे आपको देखकर क्या सोचेंगे? तो पिताजी तुरंत उसे बोलते हैं कि तुम्हें यह चिंता है कि दूसरे क्या सोचेंगे? मैंने तुम्हें बचपन से क्या यही सिखाया है? बाबा जनक के सेवा के लिए कोई भी कार्य कभी लज्जादायी हो सकता है? तब मीनाक्षी बोलती है कि ये काम कोई युवा सेवक भी या सेविका भी तो कर सकते हैं। तो पिताजी तुरंत बोलते हैं, हाँ ठीक है, मेरी दृष्टि में एक युवा सेविका है और वो हो तुम। तो मीनाक्षी धीरे से बोलती है कि पिताजी, हम ब्राह्मण हैं। तो पिताजी गुस्से से मीनाक्षी को मारने के लिए हाथ उठा देते हैं, जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। फिर तुरंत अपने आप को रोक लेते हैं। उनके चेहरे पर जो पीड़ा भाव था उसे देखकर मीनाक्षी डर कर रोने लग जाती है और बाहर एक पेड़ के पीछे बैठकर छुपकर सारा दिन बैठी रहती है। जब अंधेरा होने को आता है, पिताजी उसके पास आकर बहुत ही कोमल स्वर से बोलते हैं, देखो मीनाक्षी, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। हमारे महाराज को देखो, जो हमारे आदर्श हैं। क्या तुमने नहीं सुना कि लोगों को खेती में सहायता करने के लिए वो स्वयं हल चलाते हैं, उन्हें हल चलाना सिखाते हैं? क्या हल चलाना कठिन कार्य नहीं है? वे इसके लिए खड़े होकर किसी को करने के लिए आदेश नहीं देते, बल्कि स्वयं करते हैं। क्या कोई भी महाराज के लिए ये कार्य शोभनीय है? परंतु वे ऐसा करके हमें यह सीख देते हैं कि कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। राज्य के कोई भी साधारण नागरिक से वो भिन्न नहीं है। तो उनके जैसे व्यक्तित्व के सेवा के लिए कोई कार्य कैसे छोटा हो सकता है? अगर तुम्हारी दृष्टि में फर्श साफ करने का काम छोटा है तो मैं इसे करूंगा और मैं आशा करता हूं कि तुम भी इसे करोगे, और यही है संतोष का मार्ग। तो आज के अध्याय में इतना ही। नमस्कार।